वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में कुचिपुड़ी डांस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ नेट से रिलेटेड, क्योंकि मेरे इस चैनल में आपको सारी जानकारी ऐसी दी जा रही है जो डिप्लोमा रिलेटेड कोर्स से है, नेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल पे जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में ये चैनल है। जिस तरह से आप एक घर खरीदते हैं या कहीं जाते हैं तो आप सोचते हैं ना एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हो, ठीक उसी तरह से ये एक ऐसा चैनल है जिसमें बिगनर्स के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस हैं और थियोरी जो है आपके लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसको आप सुन के याद कर सकते हैं, जिसमें कि हमने फोक डांसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 शेयर किया है। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस में फोक डांसेस ऑफ जितने भी इंडिया के हैं, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, उनका लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके अलावा नाट्य शास्त्र के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, नायक नायिका भेद, उसके नाम, ये सब कुछ आपको एक ही चैनल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न बैले पार्ट 1 पार्ट 2 उसे भी आप सुन सकते हैं। उसमें से आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम्स में। तो जो डिप्लोमा वाले हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने बेसिक अडबूज वगैरह सब शेयर कर दिया है और आज हम लोग कुचिपुड़ी के बारे में बात करेंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि कुचिपुड़ी और ये सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतना डिटेल में क्यों बताया जा रहा है, तो उसका रीज़न एक ही है कि इसको डिटेल में बताने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हम नेट में क्या पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो अगर पूरा ये चैप्टर पढ़ लिया जाए, या कुचिपुड़ी हुआ या भरतनाट्यम, कोई भी शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि फोक डांसेस के तो लोकेशन पूछे जाते हैं कि कहाँ का है, क्या है, और नाम पूछे जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो कथाएं हैं, ईयर्स हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे पूछा जाता है घुमा के कि आप अगर पूरा पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत आसान रहेगा। तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें बुक्स में नहीं मिलती है और किसी भी चैनल में आपको एक साथ सारी जानकारी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए जब आप वीडियो को देखेंगे अंत तक, तब आपको पता चलेगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने शेयर किए हैं, डांस में क्या पूछा जाता है सेकंड वाले में, और इंस्टाग्राम पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग कुचिपुड़ी के बारे में बात करेंगे कि इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका विकास या डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, ठीक है, किनका किनका कंट्रीब्यूशन रहा। वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी शेयर की जाएगी। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में जब बात होती है तो इसको हम एक कहानी की तरह सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको कुछ बोनस टिप्स मैं दूंगी। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी शुरुआत के विषय में कहा जाता है कि ये एक ग्राम के नाम पे कुचिपुड़ी नाम पड़ा नृत्य का, मतलब गांव का नाम कुचिपुड़ी है, सुनने में अजीब लगेगा, जो कि कुचिलापुरी का अपभ्रंश बना है। और ये कुचिलापुरी भी संस्कृत शब्द कुशीलव का अपभ्रंश बना हुआ है, मतलब ये बिगड़ते हुए नाम आगे बढ़ते हुए चले गए और उसमें ये कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। तो इसको कहानी की तरह समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये जो कुशीलवपुरी की बात हो रही है, ये 800 वर्ष पहले की बात है। कहा जाता है कि एक गांव था जहां पर एक नट समुदाय रहते थे, तो उनको इन कुशीलव कहा जाता था। और ये क्या करते थे कि ये अपनी आजीविका के लिए नृत्य करते थे, गायन और इसके अतिरिक्त अभिनय करना इनका एक प्रोफेशन या पेशा आप कह सकते हैं। तो ये गा गा के नृत्य, गाना, अभिनय ये सब करते थे। तो उस गांव को, मतलब कुशीलवपुर को
कुचिलापुर जो नाम पड़ा, अभिनेताओं का गांव कहा जाता था। और इसको सिर्फ ब्राह्मण समाज के पुरुष ही करते थे, इसमें स्त्रियों का कोई योगदान नहीं होता था। तो जब ये धीरे धीरे करने लगे नृत्य और फिर ये आगे इनका प्रचार प्रसार होने लगा, तो इनका संबंध माना जाता है कि रामायण के लव और कुश से है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कथक नृत्य की शुरुआत भी उनकी कथा से, जैसे लव कुश गा गा के करते थे, उसी तरह से इनकी की कथा भी ऐसे ही मानी जाती है, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जब शास्त्रीय कैसे बना, तो इसकी शुरुआत माना जाता है 10वीं शताब्दी से, जब ये अभिनेताओं द्वारा ब्राह्मण ये नाटक या गाना या नृत्य शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये 10वीं शताब्दी से ये डेवलप होते होते 13वीं शताब्दी में पहुंचा। फिर उसके बाद इसके विकास का क्रम 17वीं शताब्दी, फिर 19वीं शताब्दी में अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें चेंजेस आने लगे। फिर ये धीरे धीरे शास्त्रीय नृत्य का रूप लेने लगा। तो इसमें क्या होता है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की सबसे विशेषता ये होती है कि इसमें शुद्ध नृत्य, उसके अलावा नृत्य, उसके अलावा अभिनय और अंत में अंतर्निहित एक नाटक होता है। और इस नृत्य की शुरुआत कैसे की जाती है, इस नृत्य के बारे में कहा जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत करने के पहले नाट्य शास्त्र के अनुसार पूर्व रंग के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। सबसे पहले पर्दे के पीछे आम्र पल्लव या आम पल्लव जिसको कहा जाता है, उसके अलावा कलश, ताम्रपत्र, इन सब चीज़ों को लेके पूजा की जाती है। फिर इसमें गणेश जी को ओनी विनायक कहा जाता है। ठीक, ओनी विनायक की पूजा होती है, फिर शिव की पूजा होती है। उसके बाद जो अभिनेता है उसके आने के पहले जो सूत्रधार है वो पर्दे के पीछे से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो दर्शकों को, ईश्वर को तथा वहाँ पे मंच को, सारी चीज़ों को नमस्कार करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा करता है। और कभी कभी कुचिपुड़ी नृत्य में एक इंटरेस्टिंग मोड़ लाने के लिए यहाँ पे गणेश जी के रूप में एक कलाकार को तैयार किया जाता है। सब लोग उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद एक यहाँ पे विदूषक रहता है जो कि मंच का संचालन करता है। कभी कभी नृत्य करते हुए वो नायक या नायिका का सखी के साथ में घूमने वाला एक किरदार बन जाता है, पुरुष किरदार। हाँ, और कभी वो नायक का सहायक बन के कार्य करता है। इस तरह से मंच पे ये नृत्य का प्रदर्शन होता है। ये हुई बेसिक चीज़ें। उसके बाद अब कुचिपुड़ी में क्या क्या आइटम्स होते हैं, तो कुचिपुड़ी में भरतनाट्यम की तरह इसमें जति बोले जाते हैं, जति स्वरम होते हैं, शब्दम होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णम का भी उल्लेख किया गया है और शब्दम इसमें कई तरह के बताए जाते हैं, जैसे कि चामुंडेश्वरी शब्दम, अर्धनारीश्वर शब्दम, इसके अतिरिक्त कृष्ण लीला तरंगिनी और मांडुकी शब्दम, ये मोहिनी अवतार, जवकल पुरंदरी शब्दम, इन सब के नाम से शब्दम की इसमें प्रस्तुति होती है। इसके अतिरिक्त जति स्वरम जैसे भरतनाट्यम में होता है, उसी तरह से कुचिपुड़ी में भी जति स्वरम की प्रस्तुति होती है। तिल्लाना की जगह पे यहाँ पे तरंगम होता है, जो कि थाली पे नृत्य किया जाता है और जिसे एकदम आखिरी में, एंड में किया जाता है। और कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम एक चीज़ इसमें पाते हैं कि कुचिपुड़ी में भी हाफ सिटिंग है और बॉडी स्प्रिंग की तरह इसमें उछलता है, खिलते पुष्प के समान इसमें प्रदर्शन शैली इसकी दिखती है। लेकिन भरतनाट्यम और इसमें एक अंतर यह है कि भरतनाट्यम में कमर का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य में कमर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भरतनाट्यम करते समय लिप्स मूवमेंट नहीं होते हैं, जैसे आप एक एक वर्ड बोल के डांस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुचिपुड़ी में लिप्स मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे गाना चलता है वैसे वैसे इसमें बोल के साथ साथ इसमें लिप्स मूवमेंट किया जाता है। और जहाँ तक अब बात होती है कॉस्ट्यूम और ये सब की, तो इसमें भी वही सेम सिल्क की साड़ी और इसमें चाँद, सितारा, चंद्रमा, सूरज और सितारों का ये आकर्षक चोटी में लगाने वाले कुछ ये होते हैं घुंघरू टाइप के, वो लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुंजनम होता है, माटल होता है, झुमका और
इसमें जो है जैसे भरतनाट्यम में लॉन्ग नेकलेस को काशी माला बोलते हैं, इसमें तन्मनी बोला जाता है। बाकी मांग टीका वगैरह सेम रहता है, चंद्रमा सूरज वो सेम रहेगा। इसके अतिरिक्त उसमें भी जूड़ा, चोटी और राकुड़ी इनका प्रयोग किया जाता है। और पुरुष पात्र अंगवस्त्रम, धोती ये सब पहनते हैं। पहले ये कहा जाता है कि पहले इसको जो ब्राह्मण समुदाय के पुरुष होते थे वो भगवत मेला के नाम से इसको प्रस्तुत करते थे। स्त्रियां उस समय प्राचीन काल में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं करती थी। बाद में जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड आता गया इसमें स्त्रियां नृत्य करना शुरू की। तो पुरुष जो करते थे उन्हें भागवत की कथा, जिसे भागवत तुलु कहते हैं, और तमिलनाडु में जिसे भागवत मेला नाटकम के नाम से जाना जाता है, उसको ये लोग प्रस्तुत करते थे। इसके अतिरिक्त भागवत की कथा के अतिरिक्त इसमें अष्टपदी जयदेव की कृति, इसका वर्णन किया जाता है। इसमें भी दशावतार की प्रस्तुति होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी से कुचिपुड़ी का जो विकास का क्रम शुरू हुआ उसको शिखर तक पहुंचाने में सिद्धेंद्र नाथ योगी और इसके अतिरिक्त तीर्थ नारायण यति को भी जाता है। ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि अद्वैत वेदांत के सन्यासी थे तथा 17वीं शताब्दी के आसपास इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने चेंजेस लाए। इन्होंने कृष्ण लीला तरंगिनी की रचना की और उसके बाद इसके विकास के क्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक बात ये भी कही जाती है कि 1678 में जो नवाब थे उन्होंने क्या किया कि कुचिपुड़ी नृत्य से, उनका नाम कुतुब शाह था, तो वो कुचिपुड़ी नृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ताम्रपत्र पर एक गांव जो है वो इन कलाकारों को भेंट में दे दी और कहा कि आपसे ये आग्रह है कि इस नृत्य को सीखने सिखाने का क्रम आगे जारी रहेगा। उसके बाद एक और पुराने उल्लेख में ये पता चलता है कि राजघरानों से भी कुचिपुड़ी नृत्य का ताल्लुकात था, जिसका उल्लेख 1502 में मिलता है। एक ताम्र के पत्र पे लिखा हुआ इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद अब 19वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी के में कहा जाता है कि कुचिपुड़ी को शिखर तक पहुंचाने में रागिनी देवी का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप ये सोचेंगे कि रागिनी देवी कौन है। रागिनी देवी के बारे में सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि वो एक अमेरिकी डांसर थी और वो 1930 में इंडिया आई। उनका नाम एस्तर शर्मन था और वो यहाँ की नृत्य से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई, उन्होंने यहाँ पे भरतनाट्यम, ओडिसी तथा कुचिपुड़ी नृत्य को सिखाया और काफ़ी हद तक उसको समझने की कोशिश की। आगे चल के उनकी बेटी इंद्राणी मेहमान, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक मशहूर नृत्यांगना है, उन्होंने और डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने कुचिपुड़ी नृत्य को विदेशों तक लोकप्रिय बनाया। इसमें उन्होंने कई नए नए प्रयोग किए, काफ़ी चीज़ों को ऐड किया, इसकी ब्यूटी को बढ़ाया तथा भारतवर्ष का नाम चारों तरफ उन्होंने रोशन किया। तो सबसे पहले तो सिद्धेंद्र नाथ योगी हो गए, फिर सत्यनारायण शर्मा, उसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण वेदांतम उनका नाम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मॉडर्न ज़माने में आप कह सकते हैं कि इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्ण मूर्ति के अलावा राधा राजा रेड्डी जी ने और स्वप्न सुंदरी जी ने भी इस नृत्य शैली को काफ़ी पॉपुलर बनाया और आम लोगों तक इसको पहुंचाया। अब कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगी कि कुचिपुड़ी जब नृत्य की शुरुआत हुई तो इसमें जो विशाल मंच बनता था, तो मंच का मुख मंदिर के सामने होता था। मतलब ऐसा है कि जब अभिनेता नृत्य प्रस्तुत करेगा तो उसका फेस मंदिर की तरफ होता था। और उस समय पहले ये कहा जाता था कि खुले जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें 2 लोग मशाल लेके खड़े हो जाते थे। उसके बाद श्लोक आरंभ किया जाता था। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्यम इन सब चीज़ों का प्रयोग करने के बाद फिर नृत्य की शुरुआत मानी जाती है।
कि इसके बाद ये नृत्य प्रस्तुत होने के बाद कार्यक्रम देखने के लिए फिर दर्शकगण अगल बगल बैठ जाते थे और बैठने के बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता था। ये तो प्राचीन काल की बात है। आधुनिक युग में अब जब स्टेज पे इसका परफॉर्मेंस होने लगा तो इसमें बहुत सी कथाएं वही सेम है, पुरानी कथाओं को लेके इसमें कृष्ण भक्ति, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसमें कई तरह के रास हुए और कृष्ण लीला तरंगिणी सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा कुचिपुड़ी के बारे में एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें भामा कलापम, ये जो कि सत्य भामा की कथा पर आधारित है, तो जो भी कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत करता है उसे भामा कलापम प्रस्तुत करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नहीं तो कहा जाता है कि जिसने सत्य भामा का कैरेक्टर नहीं किया उसने इस नृत्य को नहीं समझा, नहीं जिया। इसके अतिरिक्त इसमें मेन जो मुख्य आइटम होते हैं, जिसमें रुक्मिणी कल्याणम है, श्री राम पट्टाभिषेकम है, गोल कलापम है और इसके अतिरिक्त भगवत अज्जुकीयम है। ये सारे नृत्य आइटम्स होते हैं जो कि कुचिपुड़ी नृत्य में प्रस्तुत करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसके बारे में कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में 14वीं शताब्दी में एक सन्यासी जो कि कलिंग उड़ीसा से आए थे और जिन्होंने इसे प्रचार प्रसार करके काफ़ी शिखर तक पहुंचाया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में वाद्य यंत्रों की जब बात होती है तो इसमें मृदंगम या घटम, इसके अतिरिक्त बांसुरी और मंजीरा, ये सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं और आजकल मॉडर्न म्यूज़िक में आप जानते हैं श्रुति बॉक्स, तानपुरा, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं और इसमें एक गायक गायिका होते हैं और जति वैसे ही बोले जाते हैं जैसे भरतनाट्यम में, उसके अतिरिक्त गाना रहेगा। ये सब जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे भक्ति काल के साहित्य पर आधारित रहते हैं, ज़्यादातर कृष्ण भक्ति और शैव भक्ति, इसके अतिरिक्त राम की कथा। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने शास्त्रीय नृत्यों को समझ लिया तो आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं। और जिनको जानकारी नहीं भी है, जो स्टूडेंट नहीं भी है, वो भी हमारी इस नृत्य शैली को देखकर उसमें ये समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में नृत्य के माध्यम से धार्मिक चीज़ों को कितनी सुंदर तरीके से इसमें ऐड किया गया है। तो कथाएं वही हैं, बस प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है। कुचिपुड़ी में भी वही सेम बात आती है, इसमें धार्मिक प्रसंग है, वैष्णव संप्रदाय को फॉलो किया गया है तथा उनकी भक्ति में लीन अभिनय दिखाया गया है और भक्ति काल के साहित्य का कुचिपुड़ी नृत्य शैली पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया, और कृष्ण लीला तरंगिणी, इन सब का जिक्र किया। अब इसमें पूछे क्या जाते हैं नेट से संबंधित, तो नेट में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं कि कुचिपुड़ी में जैसे शब्दम के नाम दे दिए 4-5 और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्दम कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी में ये तिल्लाना भी होता है भरतनाट्यम नृत्य शैली की तरह, जिसमें डांस की स्पीड देखने को मिलती है और शब्दम में आपको अभिनय देखने को मिलेगा। और इसमें एक मूक अभिनय भी होता है और सामान्य अभिनय भी होता है और शुद्ध नृत्य के बारे में मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो इसमें ये मेन चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें भी जो आभूषणों के बारे में होता है तो चंद्रमा सूरज के बारे में पूछा जाएगा। फिर कुचिपुड़ी को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, तो उसका भी मैंने नाम बताया, सिद्धेंद्रनाथ योगी। ये इस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आप ये सिर्फ एक ब्रीफ स्टडी है, अब आप इसको और भी जगह से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ छूटा है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आके, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करना है, क्या छूटा है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी।
आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर आपको दिसंबर में फॉर्म आ रहा है, नेट की तैयारी शुरू करिए। और ये डिप्लोमा वालों के लिए शॉर्ट नोट्स में बहुत काम आएंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।